अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, ज़िंदगी में हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं, लगता है बस अब कुछ नहीं हो सकता, ये काम मुश्किल है या शायद नामुमकिन है। कभी ख्वाब बड़े होते हैं मगर वसाइल बहुत कम लगते हैं और कभी लोगों की बातें हमारे हौसले को कमज़ोर कर देती हैं। लोग हमें कह देते हैं ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन असल बात यह है कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ हमारे सोचने का अंदाज़ होता है। जब इंसान के अंदर यकीन होता है, जब वो खुद पर भरोसा करता है, तो फिर मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। और यही चीज़ है जिसको हम कहते हैं खुद एतमादी। खुद एतमादी एक ऐसी ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती और अगर इंसान गिर भी जाए तो वो दोबारा उठने का हौसला भी दे देती है। और सच पूछे तो जितने भी बड़े लोग कामयाब हुए हैं, उन्होंने कभी ना कभी नाकामी देखी होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। खुद एतमादी इंसान को ना सिर्फ आगे बढ़ने का हौसला देती है, बल्कि मुश्किल वक्त में भी डटे रहने का सलीका सिखाती है। तो आज की सुबह हम इस जज्बे के साथ आपके साथ हैं कि हम सब अपने अंदर यकीन और एतमाद को मजबूत करें और ये समझें कि कुछ भी वाकई नामुमकिन नहीं होता। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम आप सबके लिए और मैं यही कहूँगी कि नेवर गिव अप। और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें रख दी हैं, जितनी चीज़ें बना दी हैं, वो सब इसीलिए बनाई हैं क्योंकि इंसान उनको एक्सेस कर सकता है। और जो लोग आपको ये कहते हैं या नाउमीदी दिलाते हैं, मायूसी दिलाते हैं, उनसे दूर रहें, अवॉइड करें और अल्लाह ने आपको जितनी नेमतें दी हैं उनका शुक्र लाजमी अदा करें, क्योंकि शुक्र वो मैग्नेट है जो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद नेमतों को अट्रैक्ट करता है। और जो इंसान शुक्र करता है, छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, रात को सोने से पहले आप लोगों ने लाजमी 3 ऐसी चीज़ों का शुक्र अदा करना है जो आपके इर्द गिर्द हैं। बेशक आपके छत पे लगा हुआ पंखा है, एसी है या आपके हाथ पैर हैं, आप इन्हीं का भी शुक्र अदा कर सकते हैं। और आप खुद रियलाइज़ करेंगे अगर आप ये प्रैक्टिस 1 हफ़्ता करें, 2 हफ़्ता करें, 3 हफ़्ता करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और आप खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि अचानक जिस्म सर्द या गर्म होने लगता है, बार बार सर दर्द होता है या दिल की धड़कन बगैर किसी वजह के तेज़ हो जाती है? अक्सर हम इन अलामात को नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर ये हमारे जिस्म में किसी बीमारी की इब्तदाई अलामात भी हो सकती हैं और अगर बर वक्त इन पर तवज्जो ना दी जाए तो ये हमें बड़े मसाइल की तरफ भी ले जा सकती है। और आज हम जानेंगे कि ये अलामात किस वजह से पैदा होती हैं, इनका हकीमी और देसी इलाज क्या हो सकता है और किस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटे छोटे इक़दामात से हम अपने खून और दिल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम सरफराज अहमद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हम अपनी दिल की सेहत को बेहतर कैसे बना सकते हैं? सबसे जो बेहतरीन उज़्व हमारे जिस्म में है ना, वो दिल है, जो सारे गम फिक्र गमी खुशी अपने ऊपर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इतना वो कहते हैं ताकतवर उज़्व है और कमज़ोर भी है, लेकिन ताकतवर भी है कि इतनी सारे जुल्म और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करने के बाद फिर भी ये ज़िंदा रहता है। ये दिल, तबीब कहते हैं ये दिल जल्दी बीमार नहीं होता। अच्छा। इसके मतलब तो शायरों ने कहा मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कहीं कोई वहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। क्या बात है। मसला ये है कि दिल जो है इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। हकीम साहब, आपने क्या दिल जल्दी बीमार नहीं होता? आजकल हम देखते हैं नौजवानों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग? उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज हो गया। मसला ये, तबीब लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है ना, रोज़मर्रा ज़िंदगी, वो सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि सोना, खाना पीना और दफ्तर जाना। हमारी ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है कि हम अपने आप को मुतहर्रिक रखें। पुराने तबीबों ने और मेरे वालिद गिरामी जनाब हकीम नूर अहमद साहब भी फरमाया करते थे कि हमें 24 घंटों को डिवाइड करना चाहिए इनटू इक्वल 3 पार्ट्स। 8 घंटे खूब डट कर काम करें। अच्छा, सिर्फ 8 घंटे? 8 घंटे, ठीक है, नॉट मोर देन 8। जिनकी 9 घंटे की शिफ्ट है वो क्या करें? वो 1 घंटा तो जायद थोड़ा सा जायद होना तो कोई ज़रूर, लेकिन एक आदमी 16 घंटे काम करता है।
हाँ बिल्कुल। उसका दिल भी एग्जॉस्ट हो जाता है, उसका दिमाग भी एग्जॉस्ट होता है। तो उसमें बेहतर ये है कि 8 घंटे खूब डट कर काम करें। बिल्कुल ठीक है। और 8 घंटे तफरीह के हैं। अच्छा, वो तफरीह क्या है? इंटरेस्टिंग। वो तफरीह तो आजकल नौजवानों ने मोबाइल फ़ोन को बना वो लिया। मोबाइल फ़ोन तो ये है कि वो हमारे दिमाग का, हमारी आंखों का वो बेड़ा गर्क कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल हमारा दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है और जिस्म कम काम कर रहा है। उसकी वजह से हमें डिप्रेशन, दिमागी सोचें, दिमागी जनाब खलफशार पैदा हो रहा है। तो उसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को 8 घंटे काम किया ना, अब 8 घंटे तफरीह क्या है? आपने बाज़ार में जाना, सौदा सल्फ ख़रीदना, ये तफरीह है। अच्छा, आपने किसी दोस्त की तरफ जाना, अजीज़ कारब की जाना, ये भी तफरीह है। और आपने कोई गेम खेलनी, अच्छा, ये भी तफरीह है। फोन पे नहीं, वैसे फिजिकल नहीं नहीं, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ बिल्कुल। मतलब ये जो गेम हम दिमाग से खेल रहे हैं, ये तो सारा सिलसिला दिमाग की तरफ जा रहा है। क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारी चीजें। हाँ जी, उसमें वर्जिश जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है। हम तबीब लोग जो हैं वो सदियों से लोगों को ये पुकार रहे हैं, खुदारा पैदल चलें। अब आप यूरोपीय मुमालिक में चलें। अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम सवाल लेते हैं। कुलसूम हमारे साथ हैं लाहौर से। जी कुलसूम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि मेरी बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही, 11 साल उसकी एज है और उसकी हाइट बहुत मतलब स्लो जा रही है। अच्छा, वेट ठीक है उनका? 11 साल आपने बताई है एज उनकी। जी ठीक है। बड़ा जी जी लगता है। ठीक है। जी हकीम साहब, कुलसूम कह रही है कि उनकी बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही। असल में ये है कि हमारा जो जिस्म है ना, ये स्ट्रक्चर है एक, जो गोश्त पोस्ट और हड्डियों से बना हुआ। जब इनकी अफजाइश जो है वो रुक जाती है तो फिर वो आगे जो है ना कद बढ़ता है, ना जिस्म मुनासिब हद में बढ़ता है। उसमें यह है कि दूध दही का इस्तेमाल वो हमने छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे, बच्चे तो पीते ही नेचुरल नहीं है चीज़ें दूध। ये हैं, यानी कि आप पीछे भी चले जाएं, बुज़ुर्गों को भी देखें, उनका मामूल सुबह के टाइम पे ये होता था कि वो नाश्ता करते थे ये मुकव्वी ग़िज़ाओं का, दूध का, दही का, बादाम की सरदाई पीते थे, ऐसे है, चारों मगज रगड़ के पीते थे। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, जफर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, सवाल कीजिए। मुझे कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। ये कब्ज़ जो है ना, ये इसको तबीब लोग कहते हैं बीमारियों की माँ, उम्मुल अमराज, मदर ऑफ द डिजीज़। कब्ज़ से ही आगे सारी बीमारियां चलती। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिस्म में ये तफन भी पैदा करती हैं और जहरीले मादे भी पैदा करती हैं। इसलिए जिस आदमी को एक दिन मोशन ना आए या 2 दिन, तो उसको फिक्र करनी चाहिए कि मुझे मोशन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये गलास्ते हैं जो जिस्म से निकलनी चाहिए। कोई नुस्खा बता दें उसके लिए ये है कि आप सिंपल सा नुस्खा है, जैतून का तेल और बादाम रोगन, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा शहद भी डाल लें। ये रात को सोते वक्त 1 चम्मच दूध में डाल के पीना, तो सुबह उठेंगे इंशाल्लाह इजीली मोशन पास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आजकल हम देखते हैं मौसम कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है और अक्सर पंखे के नीचे बैठा नहीं जाता, तो हमारा जिस्म ना कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और अक्सर बहुत ज़्यादा हमें सर्दी लगने लग जाती है, जिस्म हमारा ठंडा हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? बात यह है कि इंसान का जिस्म जो है वो मिजाज से बना है। मिजाज को हमारे जिस्म में बड़ा अमल दखल है। अगर हमारी तबीयत गर्मी को चाह रही है तो हमें सर्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ऑपोजिट जाना चाहिए। ऑपोजिट। अगर सर्दी का इस्तेमाल तो गर्मी का ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। तो हम ये करते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ ना, गर्म कपड़े उतार दिए, एकदम
सारे गर्म कपड़े नहीं उतारने चाहिए, लाइट सा गर्म कपड़ा फिर भी जिस्म पे रखना चाहिए, क्योंकि ये फिर उसमें ये पसीना आता है और ठंडक महसूस होती है, वो हमारी पसलियों को लगती है, हमारे फेफड़ों को ठंडक पहुंचाती है, उससे फिर बुखार चढ़ता, नज़ला ज़ुकाम, कभी सर्दी, कभी बुखार, कभी कुछ। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, हमारे जाते जाते ना हमें एक नुस्खा बताएं कि पूरा दिन हम जिससे एक्टिव हों। जी जी, सारा दिन एक्टिव रहने के लिए ये है कि आप अपनी लाइफ में ये सोच लें कि 3 चीज़ें हैं। सुबह का नाश्ता, हुजूर नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो आप सुबह को खाते थे और फिर शाम को ईशा की नमाज से पहले। तो हम क्या है, जब भी मौका मिला कभी बिस्किट खा रहे हैं, बिल्कुल, कभी मंचिंग करते बर्गर रहते खा हैं रहे पूरा हैं, दिन। हाँ जी, और कभी निम्को जेब में रखी, नहीं ऐसा नहीं। बिल्कुल। उसमें यह है कि आप रोज़ाना एक प्लान बनाएं कि सुबह को आपने दूध का, दही का नाश्ता करना है, आपने सरदाई पीनी है, आपने खुशक मेवे खाने, और दोपहर के टाइम पे खाना खाएं। उसके साथ अगर खाना दोपहर को खाते हैं ठीक, अगर दफ्तरी हज़रात हैं मेरे भाई, वो सुबह को नाश्ता हैवी कर लें और दोपहर के टाइम पे कोई फल खाएं और सलाद खाएं और फिर रात को जाके खाना खाएं, और उसके बाद चहलकदमी ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप exercise तो जाते ही बहुत सो ज़रूरी है। जाएंगे, अब खाना खाने के बाद रात को जब सोना, वो मोहत की बीमारी है। उसमें तबीब लोग कहते हैं कि जब तक ग़िज़ा मिद्दे से निकल के अंतड़ियों में नहीं चली जाती उस वक़्त तक आपको सोना नहीं चाहिए। हम क्या होता है, मुंह में नवाला होता है और जाकर बिस्तर पे लेट जाते हैं। हकीम साहब, हम तो लेट नाइट भी खाते रहते हैं। लेट नाइट खाना कोई बहादुरी नहीं है या कोई खूबी नहीं है, वो बीमारी है। बिल्कुल। क्योंकि जो लेट नाइट खाना वो हमारा उसमें सोने में सर्व करना चाहिए, खाने में नहीं। हमारा ध्यान आजकल फोकस पता क्या है, खाओ पियो। तो कुरान पाक में तो मुख्तसर सा ये एक आयत है, कुलू वशरबू, खाओ पियो, बिल्कुल। और आगे इतना सा है, इतनी सी आयत है, वला तुसरिफू, और हद से ज़्यादा ना बढ़ो। बिल्कुल ऐसे ही है, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, डाइट और बहुत डाइट का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद थे हकीम सरफराज अहमद नूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके। अब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज के दौर में सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बैलेंस्ड और ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान में ग़िज़ाई सूरत हाल के अदाद शुमार कुछ मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। रिसर्च के मुताबिक मुल्क में प्रोटीन और तवानाई दोनों की कमी की शरह तकरीबन 11% से 40% तक पाई जाती है, जबकि अप्रॉक्सीमेटली 24% आबादी ग़िज़ाई कमी का शिकार है, और बच्चों में यह मसला मज़ीद बढ़कर तकरीबन 40% तक मुतासर कर है। खुराक के जायजे से ये बात भी सामने आती है कि हमारी ग़िज़ा का बड़ा हिस्सा यानी अप्रॉक्सीमेटली 50% प्रोटीन गंदम से हासिल होता है, जबकि जानवरों से हासिल होने वाली प्रोटीन बहुत कम यानी तकरीबन 6.4 ग्राम्स डेली है। इसी तरह लोग अपनी खुराक के बजट का सिर्फ 10 से 20% ही प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं पर खर्च करते हैं, और इसी वाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आमना अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आमना, सबसे पहले तो हमें बताएं कि नाश्ता कितना इम्पोर्टेंट है? जी, नाश्ता जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम आजकल नई रिसर्च और ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि नहीं, नाश्ता नहीं भी आपने हेल्दी किया, अच्छा किया तो कोई बात नहीं, आपके पास पूरा दिन है अच्छा खाने के लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रूटीन, आपका स्केड्यूल। अगर तो आपने सुबह उठ के अपनी जॉब पे जाना है या ज़ाहिर है ख़वातीन है घर के काम करने, तो एनर्जी तो आपको चाहिए। तो अगर नाश्ता आप अच्छा कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। वो जो जब हम सुबह या तो नाश्ता नहीं करते या तो फिर अनहेल्दी नाश्ता कर लेते हैं, कोई चाय बिस्किट लोग ले लेते हैं, कार्ब्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका फिर एंड पे रिज़ल्ट ये होता है एनर्जी एकदम बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाती है। पूरा दिन आपको थकावट रहती है, डिजीनेस रहती है, और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ क्या मसला आ रहा है। अच्छा आमना, मैं द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, और उसमें वो एक न्यूट्रिशनिस्ट थी, वो बता रही थी
कि जो नाश्ता है ना वो सेवरी करना चाहिए, और दिन भर जो मीठा खाने का बेहतरीन टाइम है ना वो आपके मील के बाद है, जब आप प्रॉपर मील लेते हैं। नाश्ते में आपको इतना मीठा नहीं लेना चाहिए, तो इज इट ट्रू? जी, दिस इज़ ट्रू, लेकिन उसमें ये कि हम उसको लेबल नहीं कर सकते कि नाश्ता सेवरी ही हो। आपने बैलेंस एक अच्छा हेल्दी नाश्ता करना होता है। इसमें बीइंग अ डाइटिशियन हम टेस्ट के ऊपर नहीं जाते कि स्वीट या सेवरी नाश्ता हो, आपका हेल्दी और बैलेंस नाश्ता होना चाहिए। लेकिन यस, स्वीट जो है वो आपने नाश्ते में कम लेनी, क्योंकि वही बात है, इस तरह से मैंने कहा, जब आप सुबह इतना ज़्यादा मीठा खाएंगे ना तो एकदम से फिर आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है उस मीठे को बैलेंस करने के लिए, और फिर वो जब रेगुलेट करना शुरू करती है इंसुलिन, तो वो एकदम से फिर आपकी शुगर जो है आगे जाके क्रैश करेगी, और फिर वही आपको नींद आएगी, थकावट और सब चीज़ें होंगी। तो नाश्ते में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में रिलीज़ होएगी और फिर आपके एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे। ऑलराइट, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, उनसे भी सवाल लेते हैं। अकरम मौजूद है उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम अकरम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सब ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल कीजिए। जी, मैं ये प्रोटीन के बारे में पूछना चाह रहा था कि नाश्ते में हम मतलब कम कीमत में कौन सी प्रोटीन ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है जी, प्रोटीन की बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब हर कोई ज़ाहिर है जो हालात चल रहे हैं हाँ, वो एक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसमें प्रोटीन आप सस्ती ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। जिस तरह अगर आप अंडा अफोर्ड कर सकते हैं, एक उबला हुआ अंडा अगर आप डेली का ले लें तो वो एक बहुत अच्छी सोर्स है। इसके अलावा दालें जो है वो भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। वो भी नहीं कर सकते तो दूध, कौन सी दही। दालों के नाम दाल आप मूंग मसूर की दाल ले सकते हैं, कोई भी दाल ले सकते हैं, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं आप दाल ले लें। इसके अलावा जो चने हैं वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वो उस तरह से नहीं खाने, नान चने और ऊपर घी का तड़का और उस तरह से। आपने कम ऑयल में घर में बना के जो चने वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूध दही का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। अगर घर में आप पनीर बना के रख लें तो उसका इस्तेमाल वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है हमारे नाश्ते में? प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने कहा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप समझ लें कि आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी पूरी बॉडी का, वो प्रोटीन है। आपके ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पे ज़ाहिर है डैमेज भी हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसको दोबारा से अपनी सही फॉर्म में लाने के लिए प्रोटीन जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। आपकी बेशक वो स्किन है, आपके बाल है, हर चीज़ प्रोटीन से बनी हुई है, तो इसीलिए प्रोटीन ज़रूरी है। नाश्ते में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, स्लोली आपके ब्लड में रिलीज़ होगा, आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, मुनीरा हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हैं आप? जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि मुझे गैंटी के मर्ज का मसला है, जोड़ों में दर्द है, पट्टों में दर्द रहती है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पूछना था। जी ठीक है। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो उसकी वजह जानना ज़रूरी है। अब जिस तरह इन्होंने कहा है कि दर्द रहती है, अब वो कब से, एक मेडिकल हिस्ट्री जो है वो जाननी ज़रूरी है कि कब से दर्द है, फिर क्या इनका ऐसा लाइफस्टाइल है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी है, यानी क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया हुआ होता है और कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, हड्डियाँ आपकी इतनी मजबूत नहीं होती हैं और वेट ज़ाहिर है आपने अगर बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया है। फिर फिज़िकल इनएक्टिविटी, अगर आप कोई वर्जिश नहीं कर रहे, कोई चलना फिरना नहीं, क्योंकि जितनी आपकी ये जो मोबिलिटी कम होगी, जितना आप बैठे रहेंगे तो वो मज़ीद आपकी ये जॉइंट्स के लिए, हड्डियों के लिए ख़तरनाक है। तो अपनी ओवरऑल डाइट, जैसे हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो मैंने इस तरह से कहा बिल्डिंग ब्लॉक है, तो आपके जो जॉइंट्स हैं या उनके लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है, तो अपनी डाइट में प्रोटीन जो है मुनासिब वो ऐड करें। और जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो किस तरह हमें पता अच्छा, चलेगी? एक चीज़ यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है कि बच्चों में जो है ना वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और बड़ों में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, क्योंकि बच्चों की जो एज होती है वो ग्रोइंग एज होती है, उन्हें ग्रोथ की ज़रूरत होती है, ब्रेन डेवलप होने की ज़रूरत होती है, तो उनकी जो डाइट या नाश्ते में प्रोटीन है वो ज़रूरी इसलिए है। और जो बड़ों की नाश्ते में प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने कहा मसल्स गेन करने हैं बड़ों ने, या फिर वेट जो है उसको नॉर्मल रखने के लिए, या मेटाबॉलिज्म जो है उसको रेगुलेट करने के लिए, तो प्रोटीन जो है वो बच्चों में और बड़ों में उसकी मिकदार भी डिफरेंट है और ज़रूरत भी डिफरेंट है। ठीक है, आपने ये बताया कि फ्रूट्स कौन से बेस्ट हैं? अच्छा, फ्रूट्स में अगर प्रोटीन के हवाले से आप पूछ रही हैं तो नाश्ते के लिए प्रोटीन जो है वो आपको फ्रूट से नहीं मिलती अच्छी जो मिकदार, फ्रूट एक अच्छी सोर्स नहीं है प्रोटीन की। जो गोश्त है या दूसरी हमने ऑप्शंस बताई, अंडा, डेयरी, जो जिसमें सारी चीज़ें आ जाती है वो वहाँ से। लेकिन फलों में आप बनाना या अमरूद जो है
एवोकाडो यहाँ पे तो इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप प्रोटीन उसमें से अच्छा ही मतलब आप उसको बैलेंस करके लेना चाहते हैं तो ठीक दही है, के साथ बिल्कुल। आमना, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, मुख्तार हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी मसला यह है कि वो जो सुबह नाश्ते में कुछ लोग करते हैं 2-3 पराठे खा लेते हैं, ठीक है, तो वो कुछ लोग ब्रेड वगैरह खा लेते हैं। वैसे नाश्ते में बेस्ट चीज़ कौन सी है? ठीक है जी, आमना क्विकली बता दें। नाश्ते में प्रोटीन ही बेस्ट है। आप ये जो कार्ब्स बेसिकली हैं, ब्रेड है या पराठा है या रोटी, इसको कम से कम रखें। प्रोटीन जो है, जिस तरह हमने कहा, अंडा है, दूध, दही है, लस्सी है, उसका इस्तेमाल आप करें। ठीक है, अंडे का इस्तेमाल करें, दूध का, दही का, और कौन सी चीज़ें? पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठी चीज़ें जो है या बहुत ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, ये नाश्ते में आपने अवॉइड करनी है ताकि आपका मैदा जो है वो पूरा दिन सही काम करता रहे। ठीक है आमना, हमारी डिस्कशन जारी थी प्रोटीन के हवाले से, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज कुछ क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जो मौसमी तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान में 50% आबादी शहरी इलाकों में मुंतकिल हो चुकी होगी। और चले, इसमें तो अभी 4 साल बाकी है, ये 4 साल बाद की बात है, लेकिन अब भी दही इलाकों से लोगों के शहरी इलाकों की जानिब तेज़ी से रुख करने से माहौलियाती तनज़्ज़ुल के पैटर्न में तब्दीली तेज़ी से फैल रही है। और फिर इस वक्त पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर इन शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन होती है, जहाँ मुआशी सरगर्मियाँ भी हो रही हैं। अब लाहौर ही को ले लीजिए, जहां आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ करदा हद से भी कई गुना ज़्यादा आलूदगी है। और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां कुदरती आफात की दर्जा बंदी के ममालिक में पाकिस्तान 18वें नंबर पर है। फिर हर साल हमें सैलाब और खुश्क साली का भी सामना होता है। और अब सवाल यह है कि अप्रैल के महीने में होने वाली बारिशें गंदम की तैयार फसल के लिए ख़तरा है। मौसम भी गैर मुतवक्के तौर पर चेंज हुआ है। इस हवाले से हुकूमत क्या करे और बतौर शहरी हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हबीबुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आप मौका। अच्छा हबीब साहब, सबसे पहले तो बताएं कि हम अप्रैल में देखते हैं बारिशें हो रही हैं और इससे जो हमारी गंदम की फसल है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आगे किस तरह का बहरान आएगा? देखिए जी, ये जो डिस्टर्बेंस हो रही है ये मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल है। अच्छा। अमेरिका में भी इस वक्त अप्रैल की बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन चूँकि वहाँ इत्तेफाक से किसी गंदम को कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, किसी फसल इफ़ेक्ट नहीं हो रही, तो वो रो रहे हैं कि हमारे फूलों का जो मौसम है वो डिले हो रहा है। अच्छा। लेकिन ना बाकी तो उनकी प्रिपेयर्डनेस मौजूद है, जैसे भी वहाँ रेन आए, हेल आए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये अच्छा उसी का इफ़ेक्ट है, ये मगरबी हवाओं का कह ले या मगरबी जो डिस्टर्बेंस है मौसमों की, कि पाकिस्तान भी इससे मुतासर और ख़ुसूस तौर पर पंजाब। अच्छा हबीब साहब, आपने वेस्ट विंड्स की बात की है, इस पर मेरा एक पर्सनल सवाल है। मैं इंस्टा खोलती हूँ तो हर जगह एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि बिल गेट्स गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारा वेदर जो है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं और जो सन है उसको डिम कर रहे हैं। तो एक तो बताएं कि ये किस हद तक पॉसिबल है। और पिछले दिनों इंडिया में भी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई और पाकिस्तान में भी ये केमट्रेल्स और कॉन्ट्रेल्स, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, वो जो जहाज़ जाता है वो पीछे से कॉन्ट्रेल्स बनती हैं जो कि आई गेस वाटर एवेपोरेशन की वजह से बनती है। तो उनको वो कह रहे हैं कि ये केमिकल है जो कि जहाज़ के ज़रिए छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो वेदर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो बताएं कि इस बात में कितनी हकीकत है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये वेस्ट विंड्स है जो यूरोप से आती हैं, यूरोप और मिडल ईस्ट से आती हैं साउथ एशिया की तरफ, और उसकी वजह से अप्रैल में बारिशें हो रही हैं। आपकी जो अगली बात है वो दुरुस्त है कि जो डिस्टर्बेंस होती है मगरबी, उसकी वजह से हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में ये रिवाज है कि आजकल चूँकि लोगों की स्क्रीनों पर सारी आँखें और कान सुन रहे हैं, समाज भी, तो लोग ख़बरियत देखते हैं कि ख़बरियत किस में है। अब देखें जो हमारे गुनाह हैं सारे इंसानों के, तकरीबन 200 साल से इंडस्ट्रियल हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिडिफिकेशन समंदरों की हो रही है, दूसरे मौसमियात ख़राब हो रहे हैं, हम सारे वो हाथी, हम कह रहे हैं कि वो द्रोह बर गर्दने रावी, सारा शहर झूठ बोले और आखिर में आके कह दें कि भाई रावी इसका कसूरवार है।
अब देखें उस बेचारे वो साइंटिस्ट है या इन्वेस्टर है या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अब उसका क्या कसूर है कि एक छोटे से फिनोमिन की वजह से क्या पूरा मौसम मुतासर हो गया। असल में बात यह है कि ये इंसानों की जो है ये गैर मुहतात रवैये हैं, ये फ्यूल के जलाने के सिलसिले में, उसको इस्तेमाल करने के सिलसिले में, उसको निकालने के सिलसिले में, जो कि कम्युलेटली अब इसका जो एग्रीगेट इफ़ेक्ट है अब नज़र आ रहा है मौसमियात में भी और दूसरी चीज़ों में भी। तो ऐसी अफवाहों की तरफ कान नहीं धरना चाहिए, हमें जो काज, जो रूट काज है ना इन चीज़ों की, उसकी तरफ आना चाहिए। तो आप जिक्र फरमा रही थी कि बारिश जो आजकल गैर मामूली हो रही है उसका इफ़ेक्ट क्या है हमारी। तो देखिए इसका इफ़ेक्ट हमारी आजकल आपको पता है भरपूर गंदम की फसल है और सारा साल हमारी 2-3 फसलें तो होती हैं जिसमें पूरी इकॉनमी, पूरे गरीब उमरा सारे देख रहे होते हैं कि हमने इन फसलों का क्या उसका नतीजा निकलना है। तो देखें ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इसमें यह है कि फंगल ग्रोथ हो सकती है कि आपकी फसलें खड़ी हैं, टेम्परेचर उसके अप्रोप्रिएट मौजूद नहीं है, वो हीट अप नहीं हो रही है और तैयार नहीं हो रही, और उसमें मॉइस्चर की वजह से फंगल ग्रोथ भी हो रहा है क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं, टेम्परेचर कम है, उसमें फंगल ग्रोथ है, उसमें जो इसकी गंदम की फसल है वो नुकसान भी हो सकता है उसका। फिर ये है कि अगर हवा चलती है तो वो गिर भी सकती है, और दूसरी ये है कि इस मौसम में फिर आपको लेबर भी बहुत कम मिलती है कि कटाई के लिए। सो गंदम की जो फसल जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इस मुआशत की, तो उसके लिए तो बड़े अबतर हालात हैं। दुआ फरमाएं कि ये गैर मामूली और जो कि अनएंटिसिपेटेड, इसमें एंटिसिपेशन मौजूद नहीं थी कि इतनी बारिशें होगी, लेकिन चूंकि ये वेस्ट में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही हैं, और उसी डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस है कि यहाँ तक आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हबीब साहब, मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं उन्होंने भी ये बात की हुई है, अब तो रिसर्चर्स हैं उन्होंने भी प्रूव किया हुआ है कि पाकिस्तान सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में, या बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए अगर नहीं कर रहा है तो इसमें पाकिस्तान का कसूर है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, हम तो सिर्फ बिजनेस पे, दुकानदारियों पे तवज्जो रखी हुई है। अगर यहाँ कारखाने होते तो हम भी कंट्रीब्यूट कर लेते। सवाल ये नहीं ना है कंट्रीब्यूट करके भी तो हम नुकसान उठा मैं रहे वही हैं। तो कह रहा हूँ कि कंट्रीब्यूट कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, और फिर कलेक्टिवली पूरी दुनिया मिलके और पाकिस्तान को मिलके हम कहते। हबीब साहब हम देखते हैं रावी पे भी काफ़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं और फिर पानी को रोका जाता है, तो कहते हैं जो दरिया है ना या समंदर, वो अपना रास्ता भूलता नहीं है, वो वापस ज़रूर आता है। तो इन लोगों को कौन इजाज़त दे रहा है और ये कितना ख़तरनाक है? देखें जिस तरह दरिया नहीं भूलता, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इंसान भूल जाते हैं कि इसी दरिया ने पिछले साल या 10 साल पहले क्या तबाही फैलाई थी। तो उनके जहन में एक ही वो खन्नास सवार है कि हमने दरिया के अंदर ज़मीनें निकाल कर हमने सोसाइटियाँ बनानी हैं, दुकानदारियाँ चलानी है, और ये हमने बेचना है। बाढ़ में जाए कि जब वो लोग रह रहे हैं उनका क्या उसका मुस्तकबिल हो। तो मैं समझता हूँ कि देखें दरिया के जो रूट्स हैं वंस फॉर ऑल एक ही मरतबा आप तय कर लें कि दरिया, देखिए दरिया की मैक्सिमम कैपेसिटी है, पहले आप उसको एंटिसिपेट करें कि पिछले 10 साल में या 20 साल में मैक्सिमम फ्लडिंग क्या थी, उस फ्लडिंग कहाँ गुजरना है, उसके गुजरने के लिए आप रास्ते छोड़ दें। फिर आप जैसा भी है कि आप भले जहाँ मर्ज़ी आप स्ट्रक्चर बनाएं, जहाँ मर्ज़ी शहर आबाद करें, लेकिन इंश्योर करें इससे पहले कि आपने हर फ्लड के लिए या मैक्सिमम फ्लड के लिए आपने रास्तों की चौड़ाई और लंबाई दरियाओं की हमने छोड़नी है। इस पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हबीब साहब ये बताएं कि माहौलियाती आलूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या नेगेटिव रोल है? देखिए जी, माहौलियाती आलूदगी में 75% जो एडवर्स इम्पैक्ट्स है, जो नुकसानात अब तक जो नोट किए गए हैं, लगभग 75% कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने बड़ा मारूफ एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, अब तो हर बच्चे को वो याद हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पुराने लाखों साल या हज़ारों साल पुराने इलाकों के जो मौसम थे वो तगैर और तबद्दुल के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, फसलें उनका पैटर्न बदल रहा है, इकॉनमियाँ तबाह हो रही हैं, बदल रही हैं। ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस क्यों ज़्यादा हो रही है? फॉसल फ्यूल्स की वजह से। फॉसल फ्यूल्स क्या है? जैसे आपको पता है, गैस है, कोयला है और इसी तरह पेट्रोल है। ये बदकिस्मती है कि आज से 200 साल पहले ये सारी चीज़ें जब हम दरियाफ्त हुई, ईजाद तो नहीं, ये बनने में तो करोड़ों साल लगे। और अल्लाह ताला ने पता नहीं ज़मीन के अंदर
किस हिकमत के तहत इनको छुपा के रखा हुआ था लाखों साल से। करोड़ों साल बनती रही, लाखों साल छुपा रखा था, लेकिन हमने इन 200 सालों में हमने इनको सारों को ख़त्म कर देना है। अगली नस्लों को भी नहीं रखा, भले इसका फ़ायदा हो या नुकसान, भाई अगली नस्लों के लिए भी पासंदाज करके। तो 200 साल में ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, ये नुकसान हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बहुत ज़्यादा हो गई, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई, आपकी जो समुद्रों की एसिडिफिकेशन है वो हो गई, और जो जब आपकी बारिश होती हैं तो वो एक तेज़ाबी बारिशों में उसमें खासियत शामिल होती है जिसके स्ट्रक्चर ख़राब हो रहे हैं, फसलें ख़राब हो रही हैं। और फॉसिल फ्यूल्स की ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने देखा उसने तो हमारी ज़िंदगी को, हमारे मौसमियात को, हमारी इकानमी तहोबाला करके रख दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है, देखें ज़मीन की जितनी भी अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं वो सारी वापस पलट जाती हैं ज़मीन के साथ। हवा है, हवा को इस्तेमाल कर लें वो वापस आ जाती है, पानी है, पानी को इस्तेमाल कर लें, बर्फ़ है वो वापस आ जाती। लेकिन महज फ़कत ये एक जो ये एमिशंस हैं ये हमारी हैं, हमारी ये कोयला है, गैस है और तेल है, इनको जलाने के बाद ये वापस नहीं लौट रही। इनका सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचता है जो हमारी और रहती दुनिया तक ये हमें ख़राब करेगा। बेहतर ये है कि अब भी हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके इस्तेमाल से एहतराज़ करें। अगर हम मुकम्मल एहतराज़ नहीं कर सकते तो हम एहतियात के साथ इनको इस्तेमाल करें। और इनकी बजाय देखिए, जब हमारे पास हवा मौजूद है, पानी मौजूद है जिससे आप बरक़ी तवानाई पैदा कर सकते हैं, आपके पास सन मौजूद है, आपके पास और एनर्जी मौजूद है, ठीक है जी, और पुरअमन एटमी फ्यूजन मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल करें। बदकिस्मती ये है कि ये सारी एनर्जी जो है ना, ये चूँकि साइंटिस्ट ने ये बताया है कि ऐसे होगा, लेकिन साइंटिस्ट बदकिस्मती ये है कि 200 साल पहले इसको बता नहीं सके। लेकिन अगर बता भी सके थे तो मुसीबत ये है कि ये जो कारोबारी हजरात हैं इनको इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने अडॉप्ट कर लिया हमारी तेल कंपनियों ने, तेल को, गैस को और कोयले को, और फिर जनाब वो एक बिज़नेस ऐसा फैल गया पूरी दुनिया के अंदर, एक नेटवर्क ऑयल कंपनियों का, कोल कंपनियों का और तवानाई पैदा करने वाले कारखानों का एक मैश क्रिएट हो गया, नेटवर्क बन गया। हम सारे उसके एक तो उसकी मददगार भी हैं और उसके हम फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन नुकसान किसको होता है? सिर्फ अवामन नास। ठीक है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात कर रहे थे, और आजकल इंस्टा पे हम देखते हैं बहुत ट्रेंड चल रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस चीज़ का ज़िम्मेदार गवर्नमेंट और बिल गेट्स है। उस हवाले से भी हमने बात की है कि इसके पीछे कोई हकीकत है, जो कि ये चीज़ हमारे सामने आई है कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और जो वेस्ट विंड्स हैं वो जो अप्रैल में बारिशें हो रही हैं उनके ज़िम्मेदार हैं। और हमारे साथ मौजूद थे हबीबुल हक, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और अप्रैल में महंगाई के नए तूफान का खदशा, पेट्रोल और बिजली की हालिया कीमतों ने गरीब की कमर पर मजीद बोझ डाल दिया है। आम आदमी जो पहले ही मुसलसल महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, मौजूदा सूरत हाल इसके लिए मजीद खौफनाक बनती जा रही है। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, दूसरी जानिब हुकूमत के अपने मसाइल हैं। वफाकी और सूबाई वज़रा मुसलसल बता रहे हैं कि बहरान का सामना पूरी दुनिया को है, और हम अब भी अवाम पर कम से कम बोझ डाल रहे हैं। क्या वाकई हकाइक ऐसे हैं? पेट्रोल डीजल की हालिया कीमत तो अभी नाकाबिले बर्दाश्त है, तो इसमें मज़ीद इजाफे पर क्या होगा? और अगर हुकूमत ये इजाफा नहीं करती तो इसके पास क्या ऑप्शंस हैं? यानी वो ये ना करें तो फिर क्या करें? वज़ीर आज़म ने रात फैसला किया है कि हम मार्केट और दुकानें रात 8 बजे बंद करेंगे। क्या आइंदा चंद रोज़ में हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? और अगर जाएंगे तो फिर ताजिर बरादरी और मुल्की इकॉनमी की हालत मज़ीद क्या रुख इख्तियार करेगी? और ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वलीद। उनसे पूछेंगे कि हमारे और हुकूमत के पास मज़ीद क्या ऑप्शंस बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि हुकूमत ने अब तक जो इक़दामात किए हैं क्या वो दुरुस्त है? जी देखिए, हुकूमत को बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। एक साइड पे आपकी ग्लोबल ऑयल क्राइसिस है, दूसरी साइड पे आपने IMF से प्रोग्राम जो है वो किया हुआ है साइन, उसकी कंडीशनैलिटीज़ हैं। तो अब हुकूमत को बैलेंस आउट करना है कि किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हुए माइक्रो इकोनॉमिक रिलीफ जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर आप देखें तो आपकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई डिमांड जो है
वो बड़ी मुश्किल से जो है वो एक बड़ा मुश्किल मैकेनिज्म है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ जो है वो कंट्रोल होती है। तो अगर कोई भी सप्लाई में डिसरप्शन आती है या प्राइस बढ़ती है तो आपको जो है वो लामहला पाकिस्तान में प्राइस जो है वो बढ़ानी पड़ती है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान में। आपने बड़ा अच्छा बताया अपने इब्तदाइये में कि जो इन्फ्लेशन है अगले 2-3 माह में वो बढ़ेगा और बड़ा तेज़ी से बढ़ेगा। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्ट कॉस्ट है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ने से आ जाती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके किरायों पे आता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे आता है, और फिर आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है जो कि शायद थोड़ा सा इग्नोर्ड भी है, हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी दे दी पर एकड़ के करके 1500 रुपये पर एकड़ फार्मर को। लेकिन जो डीजल का एस्पेक्ट है, डीजल की प्राइसेस जो है पाकिस्तान में तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पे है। और ये जो अप्रैल और मई का महीना है ये आपकी गंदम की कटाई का महीना होता है, और गंदम की कटाई के लिए थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, आपके ट्रैक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे डीजल से चलते हैं। तो दुनिया पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी कटाई जो है वो होने जा रही है गंदम की। और अगर गंदम की कटाई महंगी हो रही है क्योंकि फार्मर ने जब पिछले साल गंदम लगाई थी तो उसने पिछले साल की कैलकुलेशंस की थी, कॉस्टिंग की थी। अब चूंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं तो शायद उस मद में रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इंस्टिल होगा आपकी आटे की प्राइसेस में, और उसकी वजह से आपका जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। तो हुकूमत को एक साइड पे आपके पास फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं, आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज हैं, और दूसरी साइड पे आपको आवाम को रिलीफ भी देना है। तो बड़ी एक जो है वो मुश्किल सिचुएशन है। इसमें आप कर ये सकते हैं कि आपका जो कार्बन लेवी का टैक्स है उसको या तो कम कर दें, या फिर उसका जो पैसा है उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है उसको इस तरह से रिसाइकल किया जाए कि वो जो है रिलीफ के तौर पे दिया जा रहा हो या सपोर्ट प्राइस के तौर पे दिया जा रहा हो फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो शॉर्ट टर्म का बिल्कुल शॉक ऐसे ही। है। अच्छा डॉक्टर वलीद, मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि बावजूद इन मुश्किल हालात के वो किसानों को भी सब्सिडीज़ दी हैं उन्होंने, तो आपको लगता है कि ये काफ़ी हैं? और वफाकी हुकूमत का भी यही कहना है। देखिए बिल्कुल बड़ा मुश्किल फैसला लिया गया, और शायद काफ़ी सारे पैसे जो है वो उसके लिए एलोकेट भी किए गए। लेकिन जो क्वांटम है आपके इस शॉक का, एक्सटर्नल शॉक का, प्राइसेस देखें, डीजल की प्राइसेस 200-300 रुपए बढ़ के ऊपर चली गई हैं। पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो शायद उसको समेटना उस क्वांटम में वो जो आप सब्सिडी दे रहे हैं उसमें मुश्किल होगा, और इसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पे आता है और फिर वो ट्रिकल डाउन करता है दीगर सेक्टर्स पे। तो फिर उसका जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट्स हैं अदर सेक्टर्स पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, आपकी ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगी, आपका टोटल इन्फ्लेशन का जो है नंबर बढ़ जाएगा। खास तौर पे उस हालात में जब पाकिस्तान ने अपने आप को रिकवर किया है फ्रॉम जो आपका पिछला इन्फ्लेशन था वो ग्लोबल फूड प्राइसेस की वजह से आया था। और अगर यही चीज़ ग्लोबली जो है वो रेजोनेट करती है, ग्लोबली चलती है, तो फिर शायद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो रही होंगी, रेमिटेंसेस की भी बात की जा रही है कि वो भी शायद इस दफ़ा कम हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो बड़ा तेज़ी से माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो इन्फ्लेशन का बाइस बनेंगे, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिक्रीज हो रही होगी। ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर वलीद, ये बताएं कि बिजली की जो कीमतें हैं क्या आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा इसमें? देखिए बिजली की कीमतें आप हर महीने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से जो है वो चेंज करते हैं। ज़्यादा अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ जाए तो वो ज़्यादा हो जाती हैं, कम हो जाए तो वो कम कर दी जाती हैं। आपका जो जनरल पैटर्न है हिस्टोरिकली वो भी ऐसा ही है कि आपकी सर्दियों में फ्यूल प्राइस की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, और जो गर्मियों के महीने हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ती है तो उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे आपकी प्राइस जो है पर यूनिट टर्म्स में बढ़ जाती है। अभी क्या हो रहा है, अगर आप इंपोर्टेड कोल को देखें, आरएलएनजी को देखें, एचएसडी को देखें, फर्नेस ऑयल को देखें, सभी की प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में 20-20, 25-25% बढ़ गई हैं। विच मीन्स कि ये जो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लो कंजम्पशन मंथ है इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें तो आपने ये वाला प्रेशर थोड़ा सा झेल लिया। लेकिन आगे जो अप्रैल, मई, जून आएगा उसमें जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगी तो आपको अपने महंगे पावर प्लांट्स चलाने पड़ेंगे, और उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो 2 से 3 रुपए बढ़ सकता है। खास तौर पे तब जब आपने जब सोलर नहीं चल रहा, शाम के औकात है, तो आपको एक तो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा, और तीसरा ये कि आपने जो टोटल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर वलीद, ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया है कि बिजली की जो प्राइसेस हैं उसमें मज़ीद इजाफा होगा, तो क्या लोग बड़ी तादाद में सोलर की तरफ जाएंगे? और अगर लोग जाएंगे तो क्या गवर्नमेंट सोलर्स यूज़ करना भी मुश्किल कर देगी हमारे लिए और उस पर भी मज़ीद टैक्स लगाएगी? और ग्रिड पे क्या फ़र्क पड़ेगा?
पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने नेट मीटरिंग के जो इंसेंटिव्स थे वो वापस ले लिए, खास तौर पे नए कंज्यूमर्स के लिए। अब इस क्राइसिस को निपटने के लिए हमने देखा है कि अगर सोलर ना होता पाकिस्तान में, तो अभी पिछले साल अगर 2-3 साल से कंपेयर करें तो RLNG आपको बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती। इस साल भी आपको 15% RLNG अपनी टोटल जनरेशन में यूज करनी है। तो अगर सोलर ना होता तो हमारे हालात और बुरे होते। तो अब हुकूमत को शॉर्ट टर्म प्लानिंग में सबसे पहली चीज ये करनी है कि सोलर पे जो इंसेंटिव्स वापस लिए हैं वो दोबारा लेके आए, ताकि नए लोग सोलर लगा सकें और ग्रिड को बिजली बेच सकें। उससे आपका जो दिन का औकात है उसमें आपको और रिलीफ मिलेगा, और साथ में बैटरी पे इन्वेस्ट करें। बैटरी पे रिलीफ दें लोगों को, ताकि लोग बैटरी का जो सेटअप है वो इंस्टॉल करें। और उससे आपके जो पीक आवर्स हैं, खासतौर पे नॉन सोलर आवर्स जो हैं, शाम के औकात, उसमें आप पे जो लोड आता है नेशनल ग्रिड पे, वो कम हो सकेगा। और फिर आखिर में ये करने की जरूरत है कि जो आपके महंगे पावर प्लांट्स हैं, खासतौर पे इंपोर्टेड कोल के, RLNG के, उनको आपको अर्ली रिटायर कर देना चाहिए। काफी सारे मैकेनिज्म मौजूद हैं क्लाइमेट फाइनेंस को यूज करते हुए। तो अगर इस तरह की जामे इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती है तो शायद आप ज्यादा अच्छे से इस क्राइसिस को जो है वो टैकल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर वलीद, ये बताएं कि क्या हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कल रात को ये कहा है कि 8 बजे जो मार्केट्स हैं वो बंद हो जानी चाहिए। तो जो ताजर बरादरी है, क्या वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेगी इजीली, और इस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा? देखिए, पाकिस्तान में जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, पाकिस्तान में जो डिमांड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो प्राइस इन इलास्टिक है। इलेक्ट्रिसिटी शायद सोलर की वजह से अब इलास्टिक हो गई है। प्राइस इन इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस बढ़ने से भी आप डिमांड को उस तरह से कम नहीं करते जिस तरह से होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ कम नहीं हो रही प्राइस बढ़ने के साथ, तो फिर हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, खास तौर पे पेट्रोलियम और डीजल प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन अगेन, चूंकि लोगों का रोजगार उसके साथ मुंसलिक है, अगर आप लोगों को ये कह रहे हैं कि जल्दी मॉल्स को बंद करें, उससे आप बिजली तो बचा सकते हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो चूंकि दिन में भी उसी तरह से यूज हो रही हैं और लोगों को सफर करना होता है, तो उसके लिए शायद कोई थोड़ी डिफरेंट पॉलिसी होनी चाहिए। उसके लिए हमें मीडियम टू लॉन्ग रन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना होगा। लेकिन ये जो शॉर्ट रन का एक शॉक आया, इसको ऑब्जॉर्व करने के लिए खास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, क्योंकि आगे अप्रैल मई जून में आपकी रात की कंजम्पशन बड़ी होती है, तो अगर आप कमर्शियल सेक्टर को थोड़ा सा ग्रब करते हैं तो फिर शायद आप अपने जो पीकिंग आवर्स हैं उसको कम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी है कि आप रेजिडेंशियल कंजम्पशन को कम करें इलेक्ट्रिसिटी की, खास तौर पे सोलर के थ्रू, बैटरीज के थ्रू, और जो बच रही है डिमांड उसको आप इंडस्ट्री को दें, कमर्शियल सेक्टर को दें, ताकि मैशत का भी पहिया चलता रहे और आपकी जो एनर्जी के मसाइल हैं वो भी हल किए जा सकें। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर वलीद, ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र क्या मिनी बजट आ सकता है? देखिए, बजट में वैसे ही कुछ जो है वो कुछ टाइम रह गया। अगला जो बजट होगा वो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पिछला बजट आपने जितने पैरामीटर्स पे सेट किया या जितनी प्लानिंग आप हिस्टोरिकली करते रहे हैं वो सारे के सारे चेंज हो गए हैं। फ्यूल प्राइसेस चेंज हो गई, फ्यूल की सप्लाई के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो गए। तो अब हुकूमत को IMF को जहन में रखते हुए अभी हमने थर्ड रिव्यू लिया IMF का, वो जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, खास तौर पे एनर्जी और पेट्रोलियम ऑयल रिलेटेड, पेट्रोलियम लेवी का पैसा किधर जा रहा होगा, उसको जहन में रखते हुए अगले बजट की प्लानिंग करनी चाहिए। और ये जो बजट है, ये जो 2-3 माह है, इसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग के थ्रू शायद ये जो जितना रिलीफ दे दिया गया है इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। तो मिनी बजट आता मैं नहीं देख रहा। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर वलीद, ये बताएं कि क्या हुकूमत टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा कर सकेगी? ये देखें, टैक्सेस पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वजह से हुकूमत के पास काफ़ी लेवरेज है। शायद टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है, टारगेट शायद मीट ना हो, लेकिन आप जो पिछले साल की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो देख रहे होंगे। पिछले साल से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो रहा होगा। लेकिन अगेन, हम एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन पे हैं टैक्स कलेक्शन में। मसला जो आएगा वो ये आएगा कि अगले साल आपको बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए कितने टैक्सेस लगाने हैं, खास तौर पे जब पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो ज़्यादा है और आप जो लेवी का रेवेन्यू है उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगले साल शायद इनकम टैक्स को ही बढ़ाया जा रहा होगा। लेकिन अगेन, आपको टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आपका एग्रीकल्चरल टैक्स जो है
आपके जो रिटेल साइड है उस पे टैक्सेस जो है, तो जब तक आप टैक्सेशन के बेस को नहीं बढ़ाते, आप हमेशा टैक्स रेट को बढ़ा के उन्हीं लोगों को बर्डनाइज करेंगे जो कि ऑलरेडी बर्डन है। ऑल राइट, ठीक है। तो इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। डॉक्टर वलीद हमारे साथ मौजूद है, जो कि बहुत अच्छी उन्होंने इंसाइट्स भी दिए हैं, सजेशंस भी दिए हैं, और उम्मीद करते हैं हुकूमत उन पर अमल भी करेगी। डॉक्टर वलीद, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला अब अपने पूरे उरूज पर है। अब तक 14 धुआंधार मैचेस हो चुके हैं, कहीं छक्कों की बरसात हुई तो कहीं मिडिल ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। मुल्तान सुल्तान्स तो पॉइंट्स टेबल पर राज कर रही है, लेकिन क्या कराची और लाहौर कलंदर्स का पलड़ा अब भी भारी है? आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट अब कराची मुंतकिल हो रहा है और यहाँ से खेल की बिसात बिल्कुल बदलने वाली है। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर क्रिकेटर एंड एनालिस्ट काशिफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा काशिफ साहब, सबसे पहले बताएं कि पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है? पॉइंट्स टेबल से ज़रूरी तो इस वक्त यह है कि पीएसएल की क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, क्योंकि पीएसएल एक हमारा ब्रांड बन चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट का रिवाइवल ही पीएसएल था, जो हमारी, और हम सब इतने एक्साइटेड होते हैं पूरे साल पीएसएल के लिए, तो क्या चल रहा है ये? नहीं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब यहाँ पे होश के नाखून लेने का टाइम आ गया, क्योंकि अब ये नहीं होगा कि आप अपनी जितनी मर्जी कर लें। क्योंकि मैं जितनी भी इसको मैं समराइज़ कर दूं कि अब जो लोग आपके पास पीएसएल चला रहे हैं ना, ख़ास तौर पर जो पीसीबी के जो ख़ास लोग हैं, जिनमें आकिब जवेद का नाम सर फहरिस्त है, अगर उनके पिछले 20 साल कैरियर को देख लिया जाए, वो पाकिस्तान के भी कोच रहे, पाकिस्तान ए के भी, पाकिस्तान 19 के भी, यूएई के भी कोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको सिर्फ डेवलपमेंट में रखा जाए। अच्छा। उनको पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान की टीम से बहुत ही दूर रखा जाए। जिस तरह एक आप, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, एक्चुअली एक बंदे का हर एक अंदर ना एक अपनी अपनी काबिलियत होती है। वो सिर्फ 14 साल से 18 साल के बच्चे को या बच्ची को तैयार कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। आप उनके जितने भी, जब वो अंडर 19 अकेडमी 2002 में लॉन्च की गई थी, उसके वो हेड कोच थे, अकेडमीज लगी थी, उसमें से उन्होंने पाकिस्तान को 11 टेस्ट क्रिकेटर उस अकेडमी से निकले थे। उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब आप इस तरह के फैसले करेंगे, और आप जैसे उमर अकमल को कहा जी कि पुराने टेस्ट क्रिकेटर ने, उमर ने कहा मेरे पे इल्ज़ाम है, मुझे किसी ने कहा कि तुम मेरे साथ पर्सनल हो जाते हो, तुम ये हो जाते हो। अब दूसरी तरफ आकिब जवेद के बारे में अगर कहा जाए, तो आकिब जवेद के साथ भी सुनने में आ रहा है कि वो भी प्लेयर्स को, खास तौर पर आकिब जवेद को लगता है टास्क मिला हुआ है कि तुमने पठानों को बाहर करना है, तुमने उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे पंजाबियों को बाहर करना है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हालात लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। आपको लगता है इसमें फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म है? वो तो बेस है हमारी। फेवरेटिज्म नेपोटिज्म तो बर्बाद कर दिया क्रिकेट को। आजम खान का क्या काम है क्रिकेट में? अगर आप फिटनेस टेस्ट आपके हैं, अगर कोई एक गरीब का बच्चा परफॉर्म करता है, उसको आप कहते हैं फिटनेस टेस्ट देना है, तुम्हारा 3 दिन फिटनेस टेस्ट होगा। एक लड़का एक 3.5 महीने का सीजन खेल के आ रहा है, उसको स्टेट में फिटनेस टेस्ट पे लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? वो सीजन 3 महीने खेल के नहीं आया, 4 महीने खेल के नहीं आया। आपको किस चीज़ का शक है? तो आजम खान की फीस है जो 150 किलो का अब जुस्सा उसके पास इतना बड़ा है, अब वो कराची किंग का विकेट कीपर पीछे। तो विकेट कीपर जो डोमेस्टिक के हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, जो प्रॉपर फिट है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो घर बैठ के मुंह में उंगली डाल के बैठे होंगे कि मामा बाबा अगर ये क्राइटेरिया है तो फिर मैं भी किसी क्रिकेटर को पकड़ लूँ या किसी ऐसे बंदे को पकड़ लूँ जो मेरी सिफारिश बन जाए। तो फिर टैलेंट पीछे चला गया। फेवरिज्म नेपोटिज्म जो है वो ऐसे ले के फिर रहे हैं जी कि हमारा भतीजा भांजा कहाँ पे है। ये मेरे ख्याल से। और दूसरी तरफ सबसे ज़रूरी चीज़ है, आकिब जवेद का नाम लेकर दोबारा मैं कहूँगा कि 92 से 96 के जो 4 साल के जो लोग हैं ना, इनको क्रिकेट से दूर कर दें। ये नाने दादे बन गए हैं, इनको जाके अपने बच्चे बुच्चे पोते पोते पालें, यंगस्टर्स को आने दें। बात कर रहे हैं आप। नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद T20 का एक मैच नहीं खेला, वो क्या कोच कर सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है ना, मैं उसकी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब एक बंदा उसने T20 का खुद एक मैच नहीं खेला, वो क्या कोच करेगा? वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है 4 डे में और 1 डे में, जो उसने खुद खेला हुआ है। कोचिंग करना आसान काम नहीं है। ये जरूरी होता है कि 100 टेस्ट मैच वाला खेला हुआ अच्छा कोच हो। ऑस्ट्रेलिया के पास 6 वर्ल्ड कप है, उनके 6 के 6 कोच थे, वो टेस्ट क्रिकेटर नहीं थे। उनका हमसाया नहीं जानता था कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम का हेड कोच है, चाहे वो जॉन बैकन हो, जितने भी हैं बिग नेम जितने भी हैं। और आप इसको सोचना चाहिए कि अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट को कम्पीट करना है या उन तक पहुंचना भी है, तो आपको ये फैसले लेने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं जिस डागआउट में एक नए मौलवी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने जो वो कहते नहीं ओढ़े हुए हैं, वो
एक खौल चढ़ाए हुए हैं और अपने मर्जियाँ मस्तियाँ चल रही हैं। कभी भी नहीं हुआ कि एक टीम के साथ जुड़ना। इधर छुट्टी कराई, आप ये देखें कि हर साल इनकी नई टीम आती है, क्यों? वो एडजस्ट ही नहीं हो पाते, हर जगह जाकर तबलीग शुरू कर देते हैं। क्रिकेट का क्या काम है यहाँ से, इसलिए कि उस तरफ बात चली जाएगी। सिंपल कि आप इन लोगों को टीम से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दूर कर दें, इनको सिर्फ मशवरों के लिए रख लें जब कभी ज़रूरत हो कि जी क्या करना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, तो इनको कॉल कर लिया जाए। अदरवाइज हाथ जोड़ के कहें आपकी मेहरबानी, खुदारा घर चले जाएं। नए लोग जो रिसेंट पाकिस्तान टीम से रिटायर्ड हुए हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाया, अच्छा डिसीजन है। सरफराज अहमद को पाकिस्तान अंडर-19 का कोच बनाया, वेरी गुड डिसीजन। इसी तरह रिसेंट जो रिटायर्ड है उनको लेके आए ताकि उनको पता होएगा कि मैं करंट टीम से निकला हूँ, इन लड़कों में क्या क्या कमी है और आगे जो आने वाले उनको क्या क्या चाहिए जो पाकिस्तान टीम को रिक्वायर्ड है, इंटरनेशनल को हम वर्ल्ड कप गढ़ ला सके। क्योंकि ये नहीं है आपने जिम्बाब्वे को हरा दिया, श्रीलंका को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया, तो इंडिया को किसने हराना है? जब तक मेरी टीम, पता नहीं हमें होता क्या है, यही तो वजह सारी जी मशहूर माइयां बैठी हैं मौलवियां, जब तक ये जान नहीं छोड़ेंगे कभी भी इस्लाह नहीं होगी। क्योंकि ये लोग माफी के साथ, जो इंसान से डरता है वो ये है, जो अल्लाह से डरता है वो बगैर दाढ़ी के नजर आ रहे हैं हमें, माजरत के साथ। इंसान से डरने वाला, क्यों? उनको पता है मैं ये डिसीजन लूंगा मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं क्या करांगा, मैंने तो करने कुछ नहीं आता। मैं 26-28 करोड़ रुपया कमा लिया है अजय तक, ये तो 20-2-3 हज़ार करोड़ के मालिक हैं। 92 के वर्ल्ड कप वाले 96 तक जो आ रहे हैं, इनको करने को कुछ नहीं है, दे आर नथिंग टू डू। मुझे सिर्फ इतना सा बता दें, अगेन माजरत के साथ, स्कैंडल आया पीछे इंजमामुल हक का, बाबर आजम का, रिजवान का 81 करोड़ इंजमाम का था, बाबर का 30 करोड़ था, रिजवान का 20 करोड़ था, बाकी के 5-5 करोड़ थे। वो बात क्यों छुप गई? इसीलिए माइयां बैठी है ना, किस लिए क्या बात छुपा दी? कोई होता फखर का मसला पड़ गया, नसीम का मसला, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, इनका मसला सुरखुरू हो जाता है, हेडलाइन बन जाती है, वो अगले दिन खबर नहीं आती, क्योंकि ये लोग शाम की तरह बैठे हुए हैं और ये शाम को दूध पिला रहे हैं। हम तब इनको कोच मानेंगे, अभी भी अगर चाहते हैं जब इंडिया से मैच जिताए ना, इंडिया से जिस दिन हम जीतेंगे वो हमारी फतह होगी। और हम चाहते ही हैं कि हम इंडिया को हराएं। हम पहले क्यों नहीं हराते रहे? बाबर रिजवान ने तो पूरी ओपन ने पूरे 250-200 चेस करके आगे T20 में, तब क्या था? क्योंकि हम इनसे दूर थे। हम हमारे पास वो लोग होते जो कंफर्टेबल जोन में रहते थे, जहां हम अपने पास ये बाबे बैठाते नहीं, अपने पास वो काका के जाके बैठ। क्यों? अब तो कोच इज लाइक अ फादर, लाइक एल्डर ब्रदर है। इट्स अ मॉडर्न क्रिकेट नाउ, यू मस्ट हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो आपने अपना चेंज तब करना जब ये लोग पीछे होंगे। खुले अल्फाज में कहूंगा, मेरे ख्याल से उस तरफ नहीं मैं आता जो स्कैंडल आया था कि वो पता पूछे 81 करोड़ पहुंचे किस तरह होते, वो तो ज़्यादा बात आ जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात है, हमें पाकिस्तान, हमारी जो क्रिकेट है हमारी हार्ट बीट है। PSL हो रही पूरी दुनिया की नजरें IPL से ज़्यादा PSL पे। क्यों? हमारे यहाँ पे मेहमान नवाजी और जो हमारी यहाँ पे क्रिकेट है ना, अभी जो मुल्तान सुल्तान का जो ऑनर है, गोहर मेरा अंडर-19 मेट है, मेरे साथ 3-4 साल जूनियर है मुझसे, खुशी हो रही कि नए लड़के आके टीम खरीद रहे हैं और ऐसा माहौल बना हुआ है। अब यकीन मानने के ये इट्स वेरी पर्सनल कि मैं उसको अभी ये जिस होटल में ठहरे मिला हूँ तो लग ही नहीं रहा था कि वो मालिक है। अच्छा, ये बताएं कि PSL के बाद हमें कोई अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप मिलेगी? हाँ, अगर इनसे भतीजे भांजे और बेटों से और दामादों से अगर जान छूट जाए तो डेफिनेट, क्योंकि फिर काम किया जाएगा ना। क्योंकि जो प्लेयर होता है उसको ये कंफर्म ही नहीं होता कि मैं कंटिन्यू करूंगा या नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं कि वो अपना उनको कोई खास आ जाए। शादाब खान किस परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप पे है अभी तक क्वेश्चन मार्क है। अब आपके सामने जितनी भी सिलेक्शन हो रही है, लेकिन हमें बात क्रिकेट पे करनी चाहिए। सर, हम तो देख रहे हैं भांजों की भी जगह नहीं बन रही आजकल नहीं, क्योंकि पता लग गया ना कितने पानी चने कितनी दफा घटा हो गए, तो फिर तो अच्छा अच्छी चीज है ना ये। Exactly, अगर जगह नहीं बन रही। अब जरूरत ये चीज़ की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये मोहसिन नकवी साहब, मुझे लग रहा है कि अभी मेरे ख्याल से उनकी जितनी मसरूफियात हो गई हैं, मुझे लग रहा है कि वापस जो पुराने ज़का अशरफ साहब छोड़ के गए थे मुझे आते नज़र आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे ख्याल से अब टू मच हो गया है। नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई उनमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। उन्होंने जो इंडिया को आंखें दिखाई है, मज़ा आया, हमने उनको सलूट किया, लेकिन वो जितने मसरूफ़ हैं वो उससे ऊपर वाली चीज़ें देख रहे हैं, नीचे जो चल रहा है बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो अच्छा, आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को ग्राउंड रियलिटीज का इल्म नहीं है, उनको नहीं बताया जा रहा? मैंने आपसे पहले कहा मशवरे अली माइयां, उन तक बात पहुंच ही नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से चौधरी ज़का अशरफ साहब छोड़ के गए थे, ही इज़ द बेस्ट सूटेबल पर्सन राइट नो कि वो आ जाएं। और दोबारा हमारी वुमेन क्रिकेट कहाँ पे चली गई है, हमारी ग्रास रूट किधर चली गई है, पता ही कुछ नहीं क्या हो रहा है। क्वांटिटी से काम नहीं होता, क्वालिटी इंप्रूव करें। कहते हैं अच्छे से बेहतर, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं। हमने वर्ल्ड कप घर लेके आना है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी लेके आना है। बायलैटरल सीरीज तो उन्होंने बुला के तुझे खेल के जीत लोगे, वाह हो जाएगी। जब सामने इंडिया ने मत्था टके फिर करोगे। इंडिया हमारा असल टारगेट है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनको वर्ल्ड कप में हराना है। उसके लिए प्लान कब होगा? जब डोमेस्टिक पे काम होगा, जब पाकिस्तान टीम के प्लेयर फारिग हों, वेले हों, छुट्टियां मनाना जान,
4 डे क्रिकेट डोमेस्टिक में अपने प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, उनको सीखने को मिले। अच्छा, फिर मोहसिन player तैयार नकवी होंगे। साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमने देखा है जितनी भी कंट्रोवर्सीज आई हैं, बड़ा अच्छा आपने भी बात की है कि इंडिया को उन्होंने आंखें दिखाई हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो उन तक नहीं पहुंचाई जा रही। तो हो सकता है हमारे प्रोग्राम के बाद वो इस पर भी वर्क करे और उन तक चीजें खुल के सामने आए। इंशाल्लाह ताला। मैंने कहा जी कि वो ऊपर लेवल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें डोमेस्टिक को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब नकवी साहब वो बहुत अला कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से छोड़ के गए थे ना जो पिछले वाले, उनको आ जाना चाहिए ताकि इससे नीचे ना गिर जाए। अच्छा, जाते जाते काशिफ साहब ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे रीजन क्या है? रिजवान की कप्तानी है? नहीं, मुल्तान सुल्तान का गोरा कप्तान है टर्नर, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है उसका जो ऑनर है ना, वो इस तरीके से उनको लेके चल रहा है कि फैमिली, जो हमेशा टीम वही जीतेगी जिसके अंदर फैमिली एटमॉस्फेयर होएगा, जहाँ पे कोई ABCD कैटेगरी नहीं होगी, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल जोन में होंगे। और मुल्तान इस वक्त पीक पे इस मामले में लग नहीं रहा कि पीटर सिडलर जो 41 ईयर्स ओल्ड है और इरफात मिनाज के साथ ऐसे बगल गिर होकर बैठा हुआ है। अभी गोहर की कल बर्थडे सेलिब्रेशन थी हमारी तरफ से, सबकी तरफ से गोहर को हैप्पी बर्थडे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यंगस्टर सामने, जो मैं हमेशा कहता हूँ, उन लोगों को लेके आए जो क्रिकेट को अंदर से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना। आपको क्या लगता है इस सीरीज के स्टार प्लेयर्स कौन से होंगे? जल्दी जल्दी बता दें। आपको मैंने पहले कहा समीर मिनाज फाइक बट बहुत बड़ा प्लेयर है, माँ सदाकत फ्यूचर स्टार हो सकते हैं, और इरफात मिनाज हैं, ये पाकिस्तान को बहुत देर तक काम दे सकते हैं। ठीक है, PSL 11 के हवाले से बात हो रही थी, हमारे साथ मौजूद है काशिफ भट्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।